Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 5, measurement of length and motion of your new NCERT for science for class 6th. The name of the new NCERT is Curiosity. So let's get started with the chapter number 5. तो इस चैप्टर में हम लेंथ और मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं और मोशंस का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Here, measurement of length and motion. Deepa, a curious 11-year-old girl, lives in a town in the state of Haryana. Deepa जो एक 11 ईयर की क्यूरियस लड़की है जिसे हर चीज़ जानना बहुत पसंद है, वो हरियाणा के एक स्टेट में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड. नए स्कूल का सेशन स्टार्ट हो गया है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर. इसलिए दीपा को एक न्यू यूनिफॉर्म चाहिए क्योंकि वो अब बड़ी हो गई है। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लॉथ शॉप, और इसलिए उसकी मम्मी उसको एक क्लॉथ शॉप पर लेकर गई। शी आस्क्ड फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस, और उन्होंने 2 मीटर कपड़ा देने के लिए बोला। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रोड. शॉपकीपर ने एक मेटल मेजरिंग, ठीक है, एक मेटल की मेजरिंग रोड का यूज़ करके कपड़े को नापा। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. तो पहले जब शॉपकीपर ने कपड़ा काटा तब तो उसने मेटल की मेजरिंग रोड ली, मेटल की स्केल लिया, लेकिन जब उसने उसका नाप लिया दीपा का, तब उसने एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ किया. हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुला 4 फिंगर्स विड्थ. उसकी मम्मी ने टेलर को इंस्ट्रक्ट किया कि वो उसके कुर्ते की जो लेंथ है, यूनिफॉर्म की लेंथ है, उसको 4 अंगुला मीन्स 4 फिंगर्स की जितनी एक्स्ट्रा लेंथ दे दे. ओके, यहाँ पे ये है फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप बोलते हैं इसको. ये हमारे घर में भी आसानी से मिल जाता है. अब ये दीपा सोच रही है, आर द टेप एंड रोड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज़ इन हर ज्योमेट्री बॉक्स. क्या ये जो टेप और रोड है ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे उसकी बड़ी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है. व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुला, और मम्मी का 4 अंगुला से क्या मीन था. अब आगे आप देखिए, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी इस तरह की स्केल तो ये आपने देखी होगी. दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स. दीपा ने ये अपना एक्सपीरियंस अपने स्कूल के दोस्तों अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम और बाकियों के साथ शेयर किया. एंड दिस लेड्स टू अ डिस्कशन अमंग्स दैम. और इसकी वजह से वो सब एक चीज़ पर डिस्कशन करने लगे, और वो चीज़ क्या थी, लेंथ मेजरमेंट किस तरह से लिए जाते हैं. यहाँ पे देखिए ये सभी फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे हैं, दीपा, अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, और इनके डिस्कशन का पॉइंट है कि मेजरमेंट कैसे होता है. ओके, अब आगे देखते हैं हाउ डू वी मेजर. तो हम मेजर कैसे करते हैं. बच्चे बात कर रहे हैं, इनके बारे में देखते हैं बच्चे क्या क्या सोचते हैं. हरदीप से सबसे पहले हरदीप बोलता है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म. मैंने तो अपनी दादी माँ को अपने हाथ का यूज़ करके लेंथ को नापते हुए देखा है. कभी आपने देखा होगा घर में भी ऐसे हाथ से नाप देते हैं, है ना. हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्ड लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड्स इनटू बेड्स. क्या आपने कभी देखा है कि जो फार्मर है वो अपने फील्ड को जब छोटे छोटे बेड्स में डिवाइड करता है तो वो उसको कैसे नापता है. ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स सेज पद्मा. तो पद्मा कहती है हाँ पता है, वो वॉक करता है और फिर अपने कदम गिनता है कि कितने कदमों पे उसने पूरा फील्ड क्रॉस किया, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके उसको छोटे छोटे बेड्स में बांट देता है. ओह, नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर, एड्स अनीश. फिर अनीश ने कहा कि वो केवल स्ट्राइड्स यानी अपने कदमों का, अपने जो मार्च है, मार्चिंग करते हैं, मार्च करना होता है ना रिपब्लिक परेड में, कभी आपने किया होगा, मार्च करते हुए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, तो वो केवल मार्च का ही यूज़ नहीं करते बल्कि मार्च की जगह वो अपने फीट के लेंथ का भी यूज़ करते हैं अपने खेत को नापने के लिए. दीपा सेज एक्साइटेडली. तब दीपा ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन. किसी भी लेंथ को अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके नापना कितना मज़ेदार होता होगा. लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट. तो चलो किसी चीज़ को अपना बॉडी पार्ट यूज़ करके नाप कर देखते हैं.
व्हाट शुड वी मेज़र, लेकिन हम क्या नापेंगे? ओके, लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। तो चलो क्लासरूम में ये जो हमारी टेबल है इसकी लेंथ को नाप कर देखते हैं। सेज तस्नीम, तस्नीम ने कहा। अब देखिए यहाँ पर पद्मा एड्स, अब पद्मा बोलती है एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेज़र इट। अब हम इसे नापने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि किसान तो अपने फीट का यूज़ करता है। दीपा सेज, दीपा ने कहा लेट अस यूज़ अवर हैंड स्पैन। तो चलो अपने हैंड स्पैन्स का यूज़ करते हैं। हैंड स्पैन बोलते हैं आपके अंगूठे से लेकर आपकी सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उस तक, लिटिल फिंगर तक, जब आप किसी चीज़ को नाप कर देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैंड स्पैन। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट, और मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे करते हैं। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल इट बलिष्ट। ठीक है, तो मैंने अपनी मम्मी को ऐसा करते हुए देखा है और वो इसको बलिष्ठ बोलती हैं। ठीक है, ऐसे जो एक अपने अंगूठे से लेकर लिटिल फिंगर तक जो नापते हैं उसको हैंड स्पैन या फिर बलिष्ठ बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हरदीप एड्स, हरदीप ने कहा ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट, और चलो अपने अपने मेजरमेंट नोट डाउन भी करते हैं कि किसके कितने हैंड स्पैन्स हुए हैं टेबल को मेजर करने में। अब ये सभी बच्चों ने टेबल की लेंथ को मेजर किया। अब नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स देख रहे थे, अनीश, पद्मा, तस्नीम, दीपा और हरदीप। अब उनके हैंड स्पैन्स देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स इधर आ गए हैं, स्लाइटली मोर देन 13। अनीश ने जो हैंड स्पैन्स देखे वो 13 हैंड स्पैन्स हुए उसके पूरी टेबल पर। पद्मा के 13 आए, तस्नीम के 13 से हल्के से कम, दीपा का 13 और 14 के बीच में, और हरदीप के 14 हैंड स्पैन्स आए। ओके, नाउ पद्मा सेज ओह द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके हैंड स्पैन्स के नंबर तो अलग अलग हैं, है ना, किसी के 13 आए, किसी के 14 आए। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो अब हम टेबल की लेंथ कितनी बताएंगे किसी को भी। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, लेकिन हमारे नंबर्स अलग अलग क्यों हैं। हरदीप ऑल्सो थॉटफुल्ली, हरदीप ने भी थॉटफुल्ली पूछा। तस्नीम सेज, तस्नीम ने कहा आई कैन गेस, मुझे लगता है आवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, हमारे नंबर्स अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारे हैंड स्पैन के साइज़ भी अलग अलग हैं। अनीश गिव्स एन आइडिया, तब अनीश ने आइडिया दिया लेट अस चेक दिस, तो चलो इसे चेक करके देखते हैं कि किसका हैंड स्पैन कितना बड़ा है या फिर किसका कितना छोटा है। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन अलोंग ईच अदर and arrive at the conclusion that the length of their handspan are different। इसलिए उन पांचों ने अपने अपने हैंड स्पैन को एक दूसरे के बराबर रख के देखा और फिर वो इनको इस कंक्लूजन पे आए कि उनके हैंड स्पैन तो वाकई अलग अलग हैं। दीपा सेज थॉटफुल्ली, तब दीपा ने कहा नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। अब मुझे पता लगा इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर पीपल नापने के लिए, लोग नापने के लिए स्केल या फिर मेजरिंग टेप्स का यूज़ करते हैं। Deepa and her friends compared the length of the table with the length of their handspans। दीपा और उसके दोस्तों ने जो टेबल की लेंथ थी उसको अपने हैंड स्पैन के लेंथ से कंपेयर किया था। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दियर हैंड स्पैन्स, और जो टेबल की लेंथ थी उसे हमने हैंड स्पैन्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था कि किसके कितने हैंड स्पैन आए हैं। हेयर द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट की एक यूनिट के तौर पे हैंड स्पैन को देख सकते हैं, क्योंकि एक टेबल नापने में लगभग 13 to 14 हैंड स्पैन आए थे, तो हैंड स्पैन एक यूनिट हो गई। ओके, इसी तरह से सेंटीमीटर, मीटर, ये सब नापते हैं। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, और लेंथ 2 पार्ट्स में बताई गई, अ नंबर एंड अ यूनिट। एक तो नंबर 13, 14, स्लाइटली लेस देन 13, स्लाइटली मोर देन 14, है ना, ऐसे थी, और यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पूरी की पूरी टेबल है और इसकी जो लेंथ आई है वो 13 हैंड स्पैन्स आई है, तो 13 तो है नंबर और हैंड स्पैन है यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो 13 हैंड स्पैन, तो 13 है नंबर और हैंड स्पैन हो गई यूनिट, तो 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे, है ना, 2 पार्ट्स हो गए। हाउएवर हैंड स्पैन एंड अदर सिमिलर यूनिट्स, इसी तरह से हैंड स्पैन हो या फिर दूसरी बाकी की ऐसी ही यूनिट्स हों, सच एज जैसे कि लेंथ ऑफ हैंड,
फुट, फिस्ट और फिंगर। आपके हाथ की लंबाई हो, फुट की लंबाई हो, उंगलियों की लंबाई हो, आपकी हथेली की लंबाई हो, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर इंसान की अलग अलग होती है। दस देयर इज़ अ नीड फॉर सच अ यूनिट, इसलिए एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है जो सबके लिए सेम लेंथ दिखाए। मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर, और जो अगर अलग अलग पीपल भी इसको मेजर करें तो उनमें डिफरेंस ना हो, क्योंकि अगर आप अपने हैंड को अपने मम्मी पापा के हैंड से कंपेयर करेंगे तो आपका हैंड छोटा होगा और आपके मम्मी पापा का हैंड बड़ा होगा। तो कोई भी चीज़ जब आप नापेंगे तो आपके हैंड स्पेन ज़्यादा आएंगे और आपके मम्मी पापा के कम आएंगे। तो इसलिए एक ऐसी चीज़ बनाना ज़रूरी था जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता लग सके। Now here is more to know. India has a rich history of measurement system dating back to ancient times. इंडिया के पास पुराने टाइम में भी इंडियन लोग काफ़ी अच्छे से मेजरिंग सिस्टम हैंडल करते थे और इंडिया के पास एक इसकी रिच हिस्ट्री है। अंगुला, अंगुला मीन्स फिंगर्स से नापना, जैसे उसकी मम्मी ने बताया था 4 अंगुला यानी कि 4 अंगुला इसको बढ़ा देना। ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, अंगुला के भी मल्टीपल्स होते हैं। धनुषा एंड योजना, योजन बोलते हैं जिसको, आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट टाइम लिटरेचर, जो पुराने टाइम के हमारे लिटरेचर्स हैं, लिटरेचर्स बोलते हैं, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनमें योजन, धनुषा, अंगुला इन सब के बारे में बताया हुआ है। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ हुई हुई हैं, हमारे जो आर्किटेक्चर हैं या फिर टाउन प्लानिंग है, जैसे सिंधु सिविलाइजेशन है, उसमें जो हर चीज़ बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे बनी हुई है और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वहाँ पे हर जगह नापने में इन चीज़ों का यूज़ हुआ है। द अंगुला इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल लाइक कारपेंटर एंड टेलर्स, तो अंगुला का यूज़ तो आज तक भी कारपेंटर्स और टेलर्स करते हैं। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद रूल्ड मार्केटिंग विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जैसे अभी मैंने सिंधु सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, जिनसे हम कोई भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं? सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स इवॉल्व हुई, हर जगह पर अलग अलग तरह से मेजरमेंट होता था। यूनिट्स जैसे हमने अभी हैंड स्पैन पढ़ा या फिर अंगुला हो गई यूनिट, ओके, तो उसको बोलते हैं यूनिट, जब हम किसी चीज़ में किसी भी ऑब्जेक्ट को नापते हैं। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी तरह से जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा। दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इसकी वजह से सभी देशों को, अलग अलग देशों को लगा कि अब हमें एक साथ आकर एक स्टैंडर्ड यूनिट बना देनी चाहिए जिससे हमारे बीच भी डिफरेंसेस ना हो। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इन नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स, इसलिए जो सिस्टम बनाया गया यूनिट्स का उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं। और लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड इट्स सिंबल इज एम, और मीटर को किस सिंबल से दिखाया जाता है? एम से। कभी भी आप मीटर में लिखते हैं, आपने मैथ्स में सवाल भी किए होंगे, तो 15 मीटर लिखना है तो 15 एम लिख देंगे, केवल उससे हो जाएगा। अब मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2 की टेबल अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें एक फिगर दी हुई है और ये मीटर स्केल है। 1 मीटर का स्केल होता है पूरा का पूरा ये वाला, ओके। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स, और जब 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसको सेंटीमीटर बोलते हैं। हर डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर, हर एक डिवीजन सेंटीमीटर कहलाती है, ओके। जैसे ही पूरी की पूरी स्केल है यहाँ से 1 मीटर की, जब इसे हम छोटे छोटे से करके 100 पार्ट्स में बांटेंगे तो इसकी जो 1 यूनिट होती है केवल, है ना, तो उसको 1 यूनिट को सेंटीमीटर कहते हैं, ओके। और पूरा का पूरी जो स्केल होगी उसको 1 मीटर का स्केल होता है, ओके। और ये इसके सिंबल्स होते हैं, मीटर और सेंटीमीटर।
You may be familiar with the smaller part of the meter scale, typically 15 centimeter long, shown in figure 5.3. शायद आप फैमिलियर होंगे मीटर स्केल के छोटे पार्ट से. मीटर स्केल तो होती है पूरी की पूरी 1 मीटर की, लेकिन जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर्स की होती है ना, जो जिसे आप अच्छे से जानते होंगे. अब आगे हम फिगर देखेंगे. जो वहाँ पे आपकी स्केल की जो आपकी स्केल होती है उसकी फ़िगर दी हुई होगी. तो आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स की फ़िगर होती है, स्केल होती है, वो कुछ ऐसी होती है. तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, है ना, ऐसे होती है स्केल. तो ये बीच का एक हिस्सा जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का होता है. ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है. लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल. बहुत ध्यान से 15 सेंटीमीटर स्केल को देखिए. इट हैज़ मार्किंग्स इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15, और इसके ऊपर मार्किंग होती है 0 से 15 तक की. द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बिग मार्क्स. 2 बिग मार्क्स के बीच में जो भी लेंथ होती है, यहाँ वाली लेंथ हो, यहाँ की हो, यहाँ की हो, कोई सी भी लेंथ हो, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज़ 1 सेंटीमीटर. ओके, ऑब्जर्व that these sections of 1 centimeter length are further divided into 10 equal parts. अब आप आगे देखेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो 1 सेंटीमीटर का पार्ट है, जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, इसे आगे 10 छोटे छोटे से पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है. द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर. तो अब अगर ये यहाँ पे छोटे छोटे से पार्ट्स में आप देखेंगे तो इनको क्या कहते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं. जो सेंटीमीटर के अंदर के भी हिस्से हुए रखे हैं उनको बोलते हैं मिलीमीटर. जैसे यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है ना, इतना हिस्सा ही 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बीच में ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें हैं, तो इनके बीच की लेंथ को बोलते हैं 1 मिलीमीटर. ओके, 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. मिलीमीटर जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मेजरिंग स्केल की. ओके, जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल इज़ 1 मिलीमीटर. तो वो 1 मिलीमीटर होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, और इसीलिए 1 मिलीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा. Now, for measuring larger lengths, we use a larger unit called a kilometer. और सबसे छोटी यूनिट का नापने के लिए हम यूज़ करते हैं मिलीमीटर का, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर का, जिसको km बोलते हैं, जो 1000 मीटर्स के बराबर होती है. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर. तो जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो होती है मिलीमीटर. ओके, और जो सबसे बड़े वाली यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी भी चीज़ को नापने की वो होती है मीटर. हम किसी भी चीज़ को मीटर में ही नापते हैं. ओके, अब आगे देखते हैं. एंड फॉर यूजिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर. जब छोटी चीज़ें हमें नापनी होती है तो हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, जबकि बड़ी चीज़ें नापने के लिए हम किलोमीटर और मीटर का यूज़ करते हैं. अब आगे देखते हैं. यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है. इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग. कुछ स्केल्स में आप नोटिस किया होगा कि मार्किंग्स होती हैं. दिस स्केल मार्किंग इज़ इन इंचेस. अब देखो इधर की साइड की जो मार्किंग्स हैं वो तो सब सेंटीमीटर में है, जिसे हमने पढ़ लिया. ये छोटे वाली मिलीमीटर्स में है. ये इधर वाली मार्किंग्स क्या होती हैं, क्या आपको पता है? ये वाली मार्किंग्स कहलाती हैं इंचेस. ओके, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं. इन अर्लियर डेज यूनिट्स सच एज इंच और फुट वर यूज टू मेजर लेंथ. पुराने टाइम में पहले इंच और फुट का यूज़ लेंथ को मेजर करने में होता था. दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल. फ़िलहाल भी ये यूनिट्स कुछ लोगों द्वारा यूज़ की जाती हैं.
अब यहाँ पे बच्चा कह रहा है सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट। सपोज करो कि इस बार हम टेबल की लेंथ को एक मीटर स्केल का यूज़ करके नापते हैं, क्या आपकी बार भी हमारे रिजल्ट डिफरेंट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो दीपा बोलती है नो बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। हमारे रिजल्ट अलग अलग नहीं होंगे लेकिन फिर भी हमें लेंथ मेजर करने के लिए बिल्कुल सही वे कैसे स्केल को यूज़ करते हैं ये सीखना ज़रूरी है। तो चलिए करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ देख लेते हैं। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। सबसे पहले तो हमें एक सही स्केल चाहिए जिसपे सही मार्किंग्स हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आप अपनी पेंसिल को लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो यू में यूज़ अ 15 मीटर स्केल। तो फिर आप 15 सेंटीमीटर वाली स्केल का यूज़ कर सकते हैं जो जनरली आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर्ड, लेकिन अगर आपको एक रूम की हाइट नापनी हो तो क्या आप करेंगे? कोई 15 सेंटीमीटर वाली स्केल से थोड़ी ना नापेंगे। तो यू में नीड अ मीटर स्केल, तो फिर उसके लिए आपको एक मीटर स्केल लेना पड़ेगा या फिर मेजरिंग टेप लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। लेकिन आप एक मीटर स्केल का यूज़ करके डायरेक्टली कोई भी ट्री की गर्थ या फिर अपनी चेस्ट का साइज़ नहीं नाप सकते। फॉर सच मेजरमेंट, ऐसे मेजरमेंट के लिए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ किया जाता है जैसे टेलर यूज़ करता है या फिर आपने घर में भी देखी होगी। वाइल मेजरिंग लेंथ, लंबाइयाँ नापते हुए वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, और हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस अ स्केल? स्केल को रखने का करेक्ट वे क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी स्केल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना, तिरछी वगैरह नहीं होनी चाहिए जैसे यहाँ पे फिगर 5.4 में दिखाया हुआ है। ये गलत है और ये वाला सही है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। बिल्कुल जैसे 5.4 में दिखाया हुआ है ऑब्जेक्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमें स्केल को प्लेस करना है। What is the correct position of the eye while reading the scale? जब हम स्केल रीड करते हैं तो हमारी आई की पोजीशन क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद अ स्केल। अगर हम स्केल का यूज़ करके एक पेंसिल की लेंथ को नापना चाह रहे हैं तो पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबाउ द टिप ऑफ द पेंसिल। तो हमारी जो आई होनी चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए वो बिल्कुल पेंसिल के टिप पर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नाप रहे हैं या फिर जो हमारी पेंसिल है ऐसे करके हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दे रहे हैं, नहीं, यहाँ से स्केल स्टार्ट करते हैं और हमें बिल्कुल इसके टिप तक देखना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे हमने स्केल को यहाँ से स्टार्ट किया और बिल्कुल इसके टिप पर देखना है। ओके, तो यहाँ तक ऐसे देखा जाएगा। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अगर हमारी जो स्केल है उसके एंड्स टूट गए हैं किसी वजह से तो फिर हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एक स्केल है, इसके एंड्स टूटे हुए हैं, यहाँ पे ये टूटी हुई स्केल है ना, यहाँ से ये ऐसे होनी थी लेकिन ये टूट गई, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे फिर। ओके, इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द ज़ीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर। अगर स्केल के एंड्स टूट गए हैं फिर ज़ीरो मार्किंग क्लियर नहीं है फिर भी ये मेजरमेंट के लिए यूज़ की जा सकती है। विद सच अ स्केल, ऐसी स्केल के साथ यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। दूसरा फुल मार्क वाला स्केल यूज़ करिए या फिर से 1.0 सेंटीमीटर 1 से स्टार्ट कर दीजिए या फिर 1 नहीं है तो 2 से स्टार्ट कर दीजिए, फिर भी हम नाप सकते हैं। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड। अब जैसे देखो यहाँ पे नापने से 10 आया है ना, तो 10 में से हमने 1 से स्टार्ट किया था तो इसमें से 1 माइनस कर दो, 9 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो जाएगी इस पेपर की। ओके, अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो जिस नंबर से हम स्टार्ट करते हैं जो टोटल नंबर आएगा 10, 11, 12 जो भी आएगा उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो फिर हमें अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर मेजरमेंट पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 5.6 द रीडिंग ऑफ एट 1 एंड इज़ 1.0 सेंटीमीटर। जैसे हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं
एंड एट द अदर एंड इट इज़ 10.4। यहाँ पे ये 10.4 पर ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10.4 में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो ये 9.4 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ हो जाएगी। डू यू नो हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट मेजर हाइट्स? जिन बच्चों को मतलब देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो लेंथ्स को कैसे मेजर करते हैं? दे यूज़ स्केल विद रेज्ड मार्किंग्स दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। तो वे कैसी स्केल यूज़ करते हैं? वो ऐसी स्केल यूज़ करते हैं जिनके ऊपर रेज्ड मार्किंग होती है ना, मार्किंग्स थोड़ी उठी हुई होती है, जिनसे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मार्किंग्स हैं, और फिर वो उनको टच करके उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5.1 में लेटस मेजर दिया हुआ है, तो चलिए नापते हैं। सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अपने आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स देखिए, सच एज कॉम्ब, अ पेन, पेंसिल एंड एन इरेजर टू मेजर दियर लेंस। अब इनकी लेंस को मेजर कीजिए। मेजर दियर लेंस 1 by 1 यूजिंग अ मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट इन टेबल 5.2। अब आपको एक मीटर स्केल का यूज़ करना है और उनकी मेजरमेंट को यहाँ पे 5.2 टेबल में लिख देना है। तो यहाँ पे अब मेजरिंग लेंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे पेन, पेंसिल, कॉम्ब एंड इरेजर लिया, इनकी लेंथ हमने नापी है। तो ये 11 सेंटीमीटर, 10.4 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। आप भी आपके पास जो पेन, पेंसिल, कॉम्ब और इरेजर होगी उसको स्केल की हेल्प से लेंथ को उसकी मेजर करके देखिए। अब आगे पढ़ते हैं। व्हाई आर सम लेंथ मेजरमेंट डिवाइसेस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। कुछ जो लेंथ मेजरमेंट के डिवाइसेस होते हैं जैसे रेड टेप होती है, वो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स के क्यों बने हुए होते हैं। वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। तो जब आप लेंथ लिखेंगे तो आपको यूनिट भी ज़रूर लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल में 3 सेंटीमीटर लिखा है, तो 3 तो लेंथ है और सेंटीमीटर यूनिट है, तो आपको यूनिट भी ज़रूर लिखनी है। Thus your result will consist of 2 parts। और इस तरह से आपके रिजल्ट में भी 2 पार्ट होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, एक नंबर हो जाएगा और एक यूनिट हो जाएगी। 1 part is a number and the other part is the unit of measurement। Some of your friends in the class would have measured the length of the same objects। आपकी क्लास में जो आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर क्लासमेट्स होंगे, उन्होंने एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स नापे होंगे। कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिन्होंने एक जैसे ही ऑब्जेक्ट्स को मेजर किया है उनके साथ अपनी लेंथ को कंपेयर कीजिए। आर द मेजर लेंथ आर द सेम और स्लाइटली डिफरेंट। क्या आपकी नापी हुई जो लेंथ है वो इक्वल है या फिर डिफरेंट है। इफ़ नॉट द सेम, अगर सेम नहीं है तो डिस्कस द पॉसिबल रीज़न फॉर दियर डिफरेंसेस। तो इसके जो पॉसिबल रीज़न्स हैं कि उनकी जो मेजरमेंट है वो सेम क्यों नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस कीजिए। जैसे इरेज़र है ना, किसी के पास छोटी इरेज़र होगी तो अगर उसने उसकी लेंथ नापी तो वो 3 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इरेज़र्स अलग अलग साइज़ में भी आती हैं। अगर बड़ी इरेज़र होगी तो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको रीज़न्स भी देखने हैं कि क्या रीज़न है कि हमारी जो लेंथ है वो अलग अलग आई है सेम ऑब्जेक्ट की। नाउ डू यू नो यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर। हमेशा जब भी आप लेंथ की यूनिट्स लिखते हैं वो हमेशा छोटे लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स से यूज़ होती है। लोअर केस लेटर्स कहते हैं छोटी ABCD। ओके, तो कभी भी किलोमीटर का K बड़ा नहीं बनाते हैं, मीटर का M बड़ा नहीं बनाते हैं, सेंटीमीटर का CM बड़ा नहीं बनाते हैं, कि ये सब छोटे होते हैं। एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस की बिगनिंग हो रही है तो उसको छोड़कर। देयर सिम्बल्स किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर्स। ये सभी लोअर केस लेटर्स में लिखे जाएंगे। एंड आर नेवर फॉलोड बाई S फॉर द प्लूरल। और इनके प्लूरल के लिए कभी भी किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स नहीं लगाएंगे, केवल किलोमीटर, मीटर, ये सेंटीमीटर होता है। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। और किसी भी सिंबल के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। केवल तब छोड़कर जबकि सेंटेंस का एंड हो रहा हो। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज हैव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। जब आप लेंथ लिखते हैं तो नंबर और यूनिट के बीच में एक स्पेस देना जरूर ध्यान रखें। सॉरी, जैसे 3 सेंटीमीटर लिखना है तो कभी भी इनके बीच में कोई स्पेस अगर नहीं दिया है तो वो हमेशा स्पेस देना है। तो कैसे होगा, 3 स्पेस सेंटीमीटर। ओके, ऐसे होगा, ये स्पेस लगाना नहीं, ये इनविजिबल होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन का, जैसे यहाँ पे ये
इस तरह से हुआ है, तो ऐसी लाइंस की लेंथ को मेज़र करना है। स्ट्रेट लाइन की तो हमने देखी थी कि कैसे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कर्व्ड लाइन की कैसे मेज़र करेंगे, तो देखते हैं। अनीश एंड हिज पेरेंट्स फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स ऑन द आर्क्स of the veranda of their house as shown in figure 5.7 for a celebration at home। अनीश और उसके पेरेंट्स स्ट्रिंग लाइट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक की स्ट्रिंग लाइट जैसी हम दिवाली पर लगाते हैं अपने घर के वरांडा के आर्च पर। ओके, उनके घर पर कोई सेलिब्रेशन है, जैसे फिगर 5.7 में दिखाया हुआ है, तो इस तरह के आर्चेस बने हुए हैं और उनके ऊपर वो लाइट्स लगा रहे हैं। हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट, तो उन्होंने कैसे नापा होगा जो स्ट्रिंग लाइट की जितनी लेंथ उन्हें ज़रूरी है। इन द केस ऑफ अ कर्व्ड लाइन, अब कर्व लाइन के केस में मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। मेजरमेंट या तो फिर जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है उसके थ्रू किया जा सकता है, जिसे टेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर बाय यूजिंग अ थ्रेड एज शोन इन फिगर 5.8, या फिर जैसे फिगर 5.8 में यहाँ पर दिखाया हुआ है एक थ्रेड का यूज़ करके, है ना। एक थ्रेड से हम ऐसे नाप सकते हैं और फिर उसके बाद थ्रेड के अकॉर्डिंग हम लेंथ ले सकते हैं जितनी स्ट्रिंग लाइट चाहिए। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन्ड एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। जब हम लेंथ को थ्रेड के थ्रू नाप लेंगे ऐसे कर्व करके, उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्रेड को स्ट्रेट करेंगे और फिर उसके बाद उसे मीटर स्केल से नाप लेंगे। डिस्क्राइबिंग पोजिशंस, अब पोजिशन डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट दैट शी हैज़ प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाई गार्डन। एक दिन टीचर ने बच्चों को बताया, स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने पास के ही एक गार्डन में एजुकेशनल विजिट का प्लान किया है। शी आस्क्स द स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग, और इसलिए उन्होंने बच्चों से कहा कि आप लोग डायरेक्ट वहीं पर ही पहुँचें। दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्टेड डिस्कशन वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर दैन देयर स्कूल और फादर। तो दीपा और उसके फ्रेंड्स ने डिस्कशन स्टार्ट किया कि जो गार्डन है वो उनके स्कूल से पास, उनके स्कूल के मुकाबले पास पड़ेगा या फिर उनके घर से दूर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे है बस स्टैंड, यह है स्कूल, दीपा का हाउस, अनीश का हाउस, हरदीप का हाउस, तस्नीम का हाउस, पद्मा का हाउस और गार्डन। तो देखो सबसे क्लोज किसे पड़ेगा गार्डन, पद्मा को पड़ेगा, उससे थोड़ा सा दूर तस्नीम को पड़ेगा, हरदीप को पड़ेगा, फिर उससे दूर, उससे भी ज़्यादा दूर अनीश को पड़ेगा और सबसे ज़्यादा दूर दीपा को पड़ेगा गार्डन, क्योंकि डायरेक्ट गार्डन में जाना है। लेकिन जब स्कूल जा रहे थे तो उल्टा हो रहा था, दीपा को सबसे पास पड़ रहा था, फिर अनीश को पड़ रहा था, फिर हरदीप को, तस्नीम को, पद्मा को, और ठीक है, इस तरह से करके स्कूल के मामले में जिसे सबसे पास पड़ रहा था अब गार्डन उसे सबसे ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो तस्नीम एंड पद्मा से दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर, तो तस्नीम और पद्मा ने कहा, क्योंकि इन दोनों के घर से तो पास है, तो इन दोनों ने कहा कि गार्डन तो बिल्कुल पास है घर के। अब तस्मीन और पद्मा ने कहा कि गार्डन बिल्कुल पास है घर के। वाइल दीपा एंड अनीश फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर, जबकि दीपा और अनीश को लग रहा था कि स्कूल क्लोज है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के घर से स्कूल क्लोज है जबकि इन दोनों के घर से गार्डन क्लोज है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस, लेकिन हरदीप के लिए क्या है, हरदीप के लिए स्कूल भी इतनी दूरी पर पड़ रहा है और गार्डन भी। ओके, हु डू यू थिंक इज़ करेक्ट, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सही है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, उनमें से सभी सही हैं। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, जब ये सभी सही हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट क्यों हैं। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज, क्योंकि वे स्कूल और गार्डन की डिस्टेंस को अपने घरों से देख रहे हैं। इट इफ़ इंस्टीड, जबकि ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट, जबकि उन सब की जो सोचने का, जो डिस्टेंस सोचने का तरीका है वो सेम ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट के लिए है ना। गार्डन पे जाना है लेकिन सब अपने अपने घरों से सोच रहे हैं। से द बस स्टैंड देन दियर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम, इसी तरह से अगर गार्डन की जगह उन्हें बस स्टैंड जाना होता तो भी उनकी ऑब्जर्वेशन ऐसे ही होती। When distance is stated with respect to a fixed object point, then this point is called a reference point. जब हमारी जो डिस्टेंस है वो किसी एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए स्टेट की जाती है, किसी एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए देखी जाती है, तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड एक्साइटेडली, हरदीप ने अपने दोस्तों से बहुत एक्साइटमेंट से बताया,
लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड, चलो सभी प्लेग्राउंड चलते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर वांट्स अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइन्स विद चूना पाउडर, लाइमस्टोन पाउडर फॉर मेकिंग द कबड्डी कोड फॉर द स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स टीचर चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स डे के लिए वहाँ पर कबड्डी कोर्ट बनाएं और उसके लिए हम चूना पाउडर से वहाँ पर लाइंस बनाएं। पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, इसके लिए तो हमें बहुत बड़ी मेजरिंग टेप चाहिएगी। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, चलो इसे स्पोर्ट्स रूम से ले लेते हैं। अब दीपा बोलती है लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइन्स। इससे पहले पॉइंट डिसाइड कर लो जहाँ से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे, कि हम कहाँ से लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट, और इसे हम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये है उनका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ से उन्होंने बनानी स्टार्ट की कि हम इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये बच्चों ने कबड्डी कोर्ट के लिए पूरी की पूरी लाइम पाउडर से ड्राइंग तैयार कर दी है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाई बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। पद्मा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। She was eager to reach Delhi and was reading the kilometers stones on the side of the road. वो दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक थी, और जो रोड पर साइड में आपने भी देखा होगा इस तरह के स्टोन्स आते हैं और उन पे किलोमीटर्स और जगह का नाम लिखा हुआ होता है। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स, एक किलोमीटर स्टोन पर, इट वॉज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर, ये लिखा हुआ था क्या कि दिल्ली 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन, आगे, द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर, अगले किलोमीटर स्टोन पे क्या लिखा हुआ था कि दिल्ली 60 किलोमीटर है। ईच किलोमीटर स्टोन डेट इंडिकेट दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। इस तरह से हर किलोमीटर स्टोन से उसे पता लग रहा था कि वो अपने दादी के हाउस के बिल्कुल, ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस के बिल्कुल क्लोज है। दीज किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, तो ये किलोमीटर स्टोन्स क्या बता रहे हैं कि वो दिल्ली से कितनी दूर है। सो दिल्ली इज़ द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे ये देखो दिल्ली है, यहाँ पे पद्मा थी। ठीक है, पद्मा ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 70 किलोमीटर था, फिर उसकी बस आगे चली, 60 रह गया, 50, 40, ऐसे पहुँचते पहुँचते जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए कोई जगह देखते हैं तो यहाँ वो उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाती है। तो दिल्ली क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि उसे वहीं पर ही पहुँचना है। What do such kilometer stones indicate? ऐसे किलोमीटर स्टोन्स क्या इंडिकेट करते हैं? तो these kilometer stones indicate her distance from Delhi or distance from the reference point. How could Padma conclude that she was getting closer to her destination? Okay, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया है। If the kilometer stone reads Delhi 70 kilometer, as shown in the figure, we can say that the position of Padma is 70 किलोमीटर from Delhi. अगर किलोमीटर स्टोन पर लिखा हुआ है दिल्ली 70 किलोमीटर, तो इसका मतलब कि पद्मा 70 किलोमीटर दूर है। When the किलोमीटर स्टोन reads 60 किलोमीटर, तो यानी कि पद्मा 60 किलोमीटर्स दूर है। Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? इसका मतलब है कि पद्मा की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। When does the position of an object change with respect of a reference point? तो फिर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कब चेंज होती है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? Does it change when an object is moving? क्या ये तब चेंज होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है? Now let's read about moving things. Activity 5.2, let us explore. Look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest. अपने आसपास देखो और 5 ऑब्जेक्ट ऐसे लिखो जो मोशन में हैं और 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखो जो रेस्ट पे है, एक जगह रुके हुए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इज 5.2 5.3 टेबल, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 5.3 में लिखो। Think about how you decide whether an object was in motion or at rest. Write your explanation justification table 5.3. तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, मोशन यानी चल रहा है, या फिर रेस्ट पे है, और फिर यहाँ पे आपको अपनी एक्सप्लेनेशन या फिर जस्टिफिकेशन भी लिखना है। तो यहाँ पे ये टेबल हमने फिल कर दी है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो
एक लिखा हुआ है काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में काउ ग्रेज करते हुए वो घूम रही है, तो इसलिए मोशन में है। मोशन के और ऑब्जेक्ट्स हमने लिखे हैं कार, ऑन द रोड, मून, वाटर ऑफ रिवर और फ्लाइंग बर्ड, ये सभी चलते रहते हैं इसलिए इनको मोशन वाले साइड में लिखा है। और इसका जस्टिफिकेशन हम देंगे, ये हमें चलते हुए या फिर हमने मोशन में इन्हें इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी पोजीशन में चेंज है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दी रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, क्योंकि जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, अगर एक जगह पे रेफरेंस पॉइंट है उसके हिसाब से हम कोई भी चीज़ मोशन या रेस्ट में सेट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जस्टिफिकेशन है कि क्योंकि ये टाइम के साथ मूव कर रही है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट लिखने हैं, यानी जो हिल नहीं रहे हैं। ट्री हो गया, बुक ऑन द टेबल, हाउस, चेयर और ए क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, एक घड़ी जो दीवार पर टंगी हुई है। और जस्टिफिकेशन है, हमने इन्हें रेस्ट वाली चीज़ें क्यों माना है, क्योंकि इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सबके लिए ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे सब में ये लिखना है कि नो चेंज इन पोजीशन। नाउ कंपेयर एंड एनालिसिस, अब है कंपेयर एंड एनालिसिस योर जस्टिफिकेशन, हाउ कैन वन डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट। तो अपनी कंपेयर, जो आपने जस्टिफिकेशन लिखे हैं इन्हें कंपेयर करना है और एनालाइज करना है कि कोई भी कैसे डिसाइड करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पर है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। तो एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ पर है, थोड़े टाइम बाद यहाँ होगा, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम उसको मोशन में बोलेंगे। बट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेफरेंस पॉइंट की साइड नहीं बढ़ रहा है, वहीं के वहीं रुका हुआ है टाइम के साथ भी, तो उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। अब यहाँ पर मोर टू नो कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर वर सीटेड। दीपा बस में जाती है और वहाँ पे देखती है कि सभी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड दैम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स। वो थोड़ी देर बाद फिर से देखती है और पाती है कि अभी तक सभी सीटें ऑक्यूपाई हैं, रिजर्व है। शी वंडर्ड आर दे मूविंग, तो वो वंडर करती है कि क्या वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं टाइम के साथ। शी कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम, और उसने कंक्लूजन दिया कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट, इसलिए वे पक्का रेस्ट पर हैं। However, when she looked outside, she felt they were in motion as their position was changing with respect to थिंग्स आउटसाइड। लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखा तो उसने पाया कि असल में भी वो मोशन में है, क्योंकि बाहर की चीज़ों के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। द रेफरेंस पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। तो अगर हम जैसे जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे, हालांकि वो रेस्ट पर थे, लेकिन वो अपने जो रेफरेंस पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो इसलिए हम उनको मोशन में ही मानेंगे। और ये मोशन में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बताएंगे या फिर रेस्ट में बताएंगे, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ दीपा कंसिडर्ड हर सेल्फ और द बस एज द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर्स वर एट रेस्ट। अगर दीपा खुद को या फिर बस को ही रेफरेंस पॉइंट मान लेती है तो पैसेंजर रेस्ट में है, लेकिन अगर वो कहीं और जा रहे हैं, चाहे बस में बैठकर ही जा रहे हैं, तो फिर वो सभी मोशन में होंगे। हाउएवर इफ शी कंसिडर्ड एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस से अ बिल्डिंग एज द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर्स एंड द बस वर इन मोशन। तो यही बात हमने बताई, लेकिन अगर वो बस से बाहर या फिर किसी भी बिल्डिंग में या फिर कोई भी एरिया सेट करती है कि वहाँ पे पहुँचना है, तो वो सभी मोशन में है, भले ही वो बस के अंदर रेस्ट करके जा रहे हों। हमें थिंक इट ओवर में देखते हैं। Suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed along a straight line on a calm sea. Suppose there is no window on the ship. Is there any way that you can determine whether the ship is moving or is stationary?
तो आप सपोज़ कीजिए कि आप एक शिप के ऊपर बैठे हुए हैं जो एक काम सी में बह रहा है। काम सी बोलते हैं बिल्कुल शांत, जहाँ पे लहरें नहीं उठ रही हैं और वहाँ पर कोई विंडो भी नहीं है जिससे आप शिप के बाहर देख सके। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि शिप मूव कर रहा है या फिर एक जगह रुका हुआ है? मतलब बाहर आप नहीं देख सकते कि आपका शिप चल रहा है या नहीं, शिप पूरी तरह से कवर्ड है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप मूव कर रहे हैं या फिर एक जगह रेस्ट पर हैं? तो इसके लिए पहले हमें टाइप्स ऑफ मोशन देखने पड़ेंगे कि मोशन कितनी तरह के होते हैं। केवल चलना ही मोशन नहीं होता है कि हम कहीं पे जाते जा रहे हैं तो उसको मोशन बोलेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक्टिविटी 5.3 देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ऑब्जर्व इट्स मोशन। तो अब एक इरेज़र लीजिए और इसे थोड़ी सी ऊंचाई से गिरा कर देखिए और इसके मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। Does it move along a straight line? When an orange drops from the tree, does it move on a straight line? Have you seen the Republic Day parade? Recall the march past of students during the parade. तो क्या आपने देखा कि जो आपने इरेज़र को ऊपर से गिराया, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में गिरी, या फिर पेड़ से जब ऑरेंज गिरता है तो क्या वो भी एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा का सीधा नीचे आके ज़मीन पे गिर जाता है? या फिर आपने कभी रिपब्लिक डे की परेड देखी है जो मार्च होता है स्कूल में? तो आप उसको रिकॉल करके याद करके देखिए कि परेड में किस तरह से स्टूडेंट्स मार्च पास्ट करते हैं। डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड इट मे ऑल्सो हैव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या वे एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। और जब एक हैवी बॉक्स को भी हम पुश करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ही आगे बढ़ता है। So when an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. Okay, तो जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आगे बढ़ता है या फिर स्ट्रेट लाइन में किसी भी तरह का मोशन करता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर बनता है लाइन से। जब लाइन में कोई भी चीज़ होगी तो उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग। तो आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें लीनियर मोशन में चल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए इरेज़र गिराई गई तो ये भी लीनियर मोशन है। उसके बाद ये लड़का बॉक्स को सरका रहा है, ये भी लीनियर मोशन है। यहाँ पे ऑरेंजेस गिर रहे हैं ट्री से, यहाँ पे रिपब्लिक डे की मार्च हो रही है। तो ये सभी एक लाइन में हो रहा है सब कुछ, है ना। तो इसलिए ये सब कुछ लीनियर मोशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। बट do things always move along a straight line? You might have enjoyed playing on swings and merry-go-rounds. Are these types of motion also linear motion? लेकिन क्या चीज़ें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या आप कभी आपने झूलों में या फिर जो मेले वगैरह में मैरी गो राउंड्स लगे रहते हैं उनमें झूले हैं, क्या वो भी इस तरह के मोशंस भी लीनियर मोशन कहलाते हैं? नहीं, लीनियर मोशन केवल स्ट्रेट लाइन वाले मोशंस को बोलते हैं। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट देखते हैं। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ अ थ्रेड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड व्हिर्ल इट, ऑब्जर्व इट मोशन। तो अब आपको क्या करना है कि एक धागे से या तो एक इरेजर या फिर एक पोटैटो को बांध देना है और दूसरे सिरे से पकड़कर उसको गोल गोल घुमाना है अपने हाथ से, ठीक है। अब इसके मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। ये मोशन कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि मैरी गो राउंड चलता है, ऐसे गोल गोल राउंड में चलता है ना, इस तरह से। बहुत बड़ा झूला होता है और उसके ऊपर अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। तो जो आप इरेज़र या फिर पोटैटो डाल के जब धागे को घुमाएंगे तो वो भी बिल्कुल इसी मोशन में घूमेगा, गोल वाले में। When an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर यहाँ पर गोल गोल घूमता है तो इसके पाथ को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन। जब ऐसे गोल गोल चलेगा तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन, ओके। और जब लीनियर लाइन में चलेगा तो उसको बोलेंगे हम लीनियर मोशन। तो हमने दो तरह के मोशंस पढ़े हैं अभी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का मोशन, ये ऐसे गोल गोल वाला या फिर ये इस तरह के मोशंस, इनको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशंस, ओके। अब आगे देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड, वापस से ऐसे ही करना है। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर साइड एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टेडी, यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन
रिलीज़। अब आपने क्या करना है कि वापस से एक धागे पर इरेज़र या फिर एक पोटैटो बांधना है और इस इरेज़र को बिल्कुल होल्ड करके रखना है और दूसरे हाथ से क्या करना है, अपने हाथ को बिल्कुल एक जगह रखना है, हिलाना नहीं है, गोल वगैरह या फिर लाइन में कैसे भी नहीं हिलाना है। दूसरे हाथ की हेल्प से रबड़ लीजिए और एक साइड ले जाकर छोड़ दीजिए, तो वो ऐसे मोशन में चलेगी, है ना, हाफ सर्कुलर मोशन में चलेगी, बिल्कुल जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह के झूले आपके स्कूल में भी लगे हुए हैं। डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, तो जब इस तरह से आपकी रबर हिलना शुरू करेगी तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। सो इट्स मोशन सिमिलियर टू द मोशन ऑफ स्विंग, और इस तरह का मोशन बिल्कुल झूले के सिमिलियर होता है ना। और इस तरह के मोशन को व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में घूमता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे और पीछे जाने वाला मोशन, टू एंड फ्रो। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं आप, ऑस्किलेटरी मोशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब तक हमने 3 मोशंस के बारे में पढ़ा है, अब आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। आपको एक 50 सेंटीमीटर लंबी मेटल की स्ट्रिप लेनी है। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस टू अ टेबल। यू मे यूज अ फ्यू बुक्स और अ ब्रिक टू होल्ड इट। Press the free end of the strip slightly and let it go. Observe the motion of this end of strip. अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है, बिल्कुल इस तरह से ये एक आपको स्ट्रिप लेनी है मेटल की और उसको किसी बुक्स के भेंट से रख देना है, और फिर जब आप इस पर यहाँ पर हाथ लगाएंगे, ऐसे नीचे करके छोड़ेंगे, तो इसका मोशन होगा ऐसे, ये ऐसे 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 हिलती रहेगी यहाँ से, है ना, ऊपर जाएगी फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे बहुत देर तक होती रहेगी। डज इट मूव अप एंड डाउन, तो ये अप एंड डाउन जाती है, जबकि पहले वाला मोशन टू एंड फ्रो था। ओके, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। तो इस तरह के मोशन को भी लेकिन हम ऑस्किलेटरी मोशन ही बोलेंगे, चाहे टू एंड फ्रो हो या फिर अप एंड डाउन हो, इस दोनों तरह के मोशंस को ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। नाउ मूव अहेड, मोर टू नो। If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic. When an object is in circular motion, it moves along the circular path again and again. An object is oscillatory motion also repeats its motion while moving to and fro. Both circular and oscillatory motions are periodic in nature. तो पीरियडिक मोशन कौन से मोशंस को बोलते हैं, जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पाथ को बार बार फिक्स्ड टाइम के बीच में, इंटरवल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, और वहाँ पर उनको बार बार उसको रिपीट करता रहता है अपने पाथ को। जैसे जब आप मैरी गो राउंड पर जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का जो झूला होता है, जब आप उस पर जाते हैं तो वो बार 2 3 4 5 6 इस तरह से चक्कर लगाता है, तो उसको पीरियडिक मोशन बोलेंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऑस्किलेटरी मोशन में जब टू एंड फ्रो जाते हैं, उसमें भी ऐसे बार बार इधर उधर जाते रहते हैं, तो उसको भी पीरियडिक मोशन है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप वापस यहीं आ रहे हैं और फिर एक टाइम बाद वापस से वहीं पे ही जा रहे हैं। जो अप एंड डाउन वाला है उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर हैं, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचेंगे, फिर वापस यहीं आएंगे, फिर वापस यहीं आएंगे, तो इनके बीच का टाइम लैप जो होता है वो लगभग इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें पीरियडिक होती हैं, सर्कुलर भी हों और ऑस्किलेटरी, दोनों मोशंस ही पीरियडिक होते हैं अपने नेचर में। अब एक्टिविटी 5.7 देखते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ चिल्ड्रंस पार्क और विजिट अ चिल्ड्रन पार्क। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस, क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। अब आपने क्या करना है कि चिल्ड्रन पार्क जाना है और वहाँ पर जाकर डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस देखने हैं और उनको क्लासीफाई करना है कि कोई लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है या फिर ऑस्किलेटरी मोशन है। हमने 3 तरह की मोशंस पढ़े हैं और उनको लिस्ट करना है टेबल 5.4 में। गिव ए जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई यू पुट ईच इन अ सर्टेन कैटेगरी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये बच्चा देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, वापस से ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पर होगा लीनियर मोशन। ओके, इस बच्चे का होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है, बिल्कुल जैसे ऑरेंज ट्री से आता है, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ को डालेंगे तो ये लीनियर मोशन है। इधर ये वाला बच्चा भी लीनियर मोशन में है, तो ये दोनों बच्चे लीनियर मोशन में हो गए। ओके,
जबकि यहाँ पर ये दोनों बच्चे सर्कुलर मोशन में हैं। तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन के होंगे, जबकि ये दोनों बच्चे ऑस्किलेटरी मोशन में हैं। तो आप इस टेबल को खुद से फिल करेंगे। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। ऑब्जेक्ट्स के बाद लीनियर मोशन बताना है कि लीनियर मोशन में कौन कौन से स्विंग हैं, फिर सर्कुलर मोशन बताना है और ऑस्किलेटरी मोशन बताना है। ओके, ऑब्जेक्ट्स के बाद उनमें उनकी जस्टिफिकेशन भी लिखना है कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जिससे आपको पता चला कि वो लीनियर मोशन में है या फिर सर्कुलर मोशन में। ओके, एंड विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर आई थिंक 5. सो हियर आर सम कीवर्ड्स, सेंटीमीटर, मेजरमेंट, क्लास, इनको क्लासीफाई करना है। इन दोनों को यहाँ पर आपको क्लासीफाई करना है। सर्कुलर मोशन और मीटर एक्सप्लोर करिए। डिस्टेंस, मिलीमीटर, किलोमीटर, मोशन, इन सब वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो आगे समरी देख लेते हैं एक बार चैप्टर की जल्दी से। तो समरी में है, फर्स्ट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर में नापी जाती है और उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर अडोप्ट की गई है। ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैज़ बीन अडोप्टेड बाय कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो जो मैं अभी बता रही थी आपको, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इट्स सिंबल इज स्मॉल m. ऑलवेज रिमेंबर m, cm, km, mm, all of these are written in lowercase letters. Next, 1 kilometer is equal to 1000 meters, 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Then, when distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point. जब distance किसी एक fixed object या फिर point को लेकर बताई जाती है, तो उस point को हम reference point बोलते हैं. An object is said to be in motion if its position changes with respect to a reference point with time. अगर किसी object की position time के साथ change होती जाती है, तो हम उस object को motion में बोलेंगे कि हाँ, ये सब्जेक्ट मोशन में है. When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं. When an object moves along a circular path, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो इसकी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं. जबकि when an object moves to and fro and about any fixed position, its motion is called oscillatory मोशन. लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन चलता है, तो उसके मोशन को ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं. सो विद दिस वी हैव डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. In the next part of this chapter, we will complete the book exercise and question answer part of this chapter. Stay tuned for more such videos. And if you are liking our videos, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.